हेलो लर्नर्स, कम्स यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज जैसा कि आप जानते हैं 10 मार्च 2023 को 12th क्लास इकोनॉमिक्स हरियाणा बोर्ड का जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस हमने स्टार्ट कर रखा है सीरीज़। उसमें पार्ट 1 सेट ए का पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जिसमें 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। आज हम 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? उत्पादन संभावना वक्र क्या है? उत्पादन संभावना वक्र आपको पता है कि ये कॉनकेव शेप में होता है, ठीक है, कॉनकेव टू द ओरिजन। और इसमें हम दो वस्तुओं के उत्पादन को दिखाते हैं, जिसमें साधन और टेक्नोलॉजी, हमारी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी है, वो गिवन होती है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड, 2 नंबर में लिखना है ये। व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड? स्थानापन्न वस्तु क्या होती है? जो एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिसमें यानी कि एक की जगह दूसरी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। ये इसका एग्जाम्पल है, आप इसमें मीनिंग लिख के इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट 2 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। आपको पता है, मैंने आपको बता रखा फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशन। इक्विलिब्रियम एक फर्म का जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कट्स MR मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, नीचे से कट करते हुए हमने ये डायग्राम किया था ऐसे। तो जहाँ पर हमारी MC MR को नीचे से कट कर रही है वहीं पर इक्विलिब्रियम होगा। तो ये 2 कंडीशन है, ये आप लिख सकते हो। उसके बाद है व्हाट इज डेप्रिसिएशन? मूल्यह्रास क्या है? डेप्रिसिएशन यानी कि टूट फूट, सामान्य टूट फूट होती हैं जो, या फिर वेयर एंड टीयर, जो भी हमारे एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं एक फर्म के, वो डेप्रिसिएशन होता है। जब हम डेप्रिसिएशन को जैसे ग्रॉस GDP यानी कि GDP आपका दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते तो नेट निकल आता है, ठीक है ना। उसके बाद है राइट टू मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। व्यापारिक बैंकों के 2 मेन काम जो होते हैं, कौन से होते हैं? लोन देना और जमा स्वीकार करना। What do you mean by closed economy? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? वेयर देयर इज नो फॉरेन ट्रेड, जहाँ पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, विदेशी व्यापार जहाँ पर नहीं होता, वो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, बंद अर्थव्यवस्था होती है। उसके बाद है अल्प रोजगार संतुलन क्या है? व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? केन्ज ने जैसे थ्योरी दी है कि ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, पहले हमारी जो सप्लाई है वो बढ़ती है, फिर फुल एम्प्लॉयमेंट आता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले, एग्रीगेट डिमांड अंडर एम्प्लॉयमेंट, यू फॉर अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट आया है, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही इक्विलिब्रियम आ गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमें पता कहाँ होता है? जहाँ एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? अल्प रोजगार संतुलन है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट है एग्रीगेट सप्लाई का, उससे कम है। उसके बाद है मांग की कीमत लोच को मापने के, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बताना है, प्राइस इलास्टिसिटी ये बताना था। ये बहुत बार मैंने आपको करवाया था, 1 डे 1 डायग्राम वाली जो सीरीज़ है उसमें भी कराया था। डिमांड इलास्टिसिटी वाली जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसमें भी आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मैंने करवाया था। बहुत ही ईजी डायग्राम, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको ये बताया था कि जब प्राइस इक्वल होता है कोई भी, ये देखिए प्राइस ज़्यादा हो कम हो, यहाँ पर इलास्टिसिटी इक्वल है, इक्वल टू 1। जब प्राइस ज़्यादा हो गया एक्सपेंडिचर कम हो गया, प्राइस कम एक्सपेंडिचर ज़्यादा, अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेटर देन 1, एंड प्राइस ज़्यादा है एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा, प्राइस कम हो गया एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। तो ये अपोजिट, ये कम, दोनों ही सेम डायरेक्शन है कि प्राइस ज़्यादा टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा, प्राइस कम टोटल एक्सपेंडिचर कम, तो लेस देन 1 इलास्टिसिटी, ठीक है। आप ये डायग्राम बनाकर इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, यानी कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये भी मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से करवाया हुआ है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब कराए थे वहाँ मैंने कई बार करवाया आपको। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्यों लागू होता है? पहले तो हम बताएंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता क्या है, कि जब हम साधनों में जितनी वृद्धि करते हैं, उत्पादन उससे ज़्यादा उत्पादन में उससे ज़्यादा वृद्धि होती है, ज़्यादा बढ़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। पैमाने के, अब इन्होंने कारण पूछा है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, तो जिसमें हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये बताएंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती हैं एक फर्म को, या फिर बेटर कोऑर्डिनेशन होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करना था। उसके बाद है एक्सप्लेन विद डायग्राम द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन सप्लाई रिमेन कांस्टेंट।
क्या कह रहे हैं कि पूर्ति के स्थिर रहने पर मांग में होने वाली कमी या वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको पता है ये जहाँ पर ये डिमांड है ये सप्लाई है, जहाँ पर दोनों हमें पता है सप्लाई कर्व हमारा अपवर्ड होता है, डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड होता है, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। इन्होंने कहा विद द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज एंड डिक्रीज में क्या होता है, डिमांड कर्व शिफ्ट करता है और सप्लाई कांस्टेंट है। अब जब डिमांड कर्व इंक्रीज करेगा तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, डिमांड कर्व डिक्रीज करेगा तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। ये हमने बताना था, सप्लाई हमारी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। ये डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देना था। उसके बाद है एक्सप्लेन द 4 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली, अल्पाधिकार की 4 विशेषताएं बतानी थी। मार्केट वाली जो सीरीज़ है हमारी उसमें मैंने आपको या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे वहाँ भी मैंने बताया था कि ओलिगोपोली अल्पाधिकार जहाँ पर कुछ बेचने वाले होते हैं, कुछ सामान को बेचने वाले और बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं। ऑटोमोबाइल का मैंने इसमें बेस्ट एग्जांपल आपको बताया था। तो यहाँ पर जो इंटरडिपेंडेंस है ये इसकी एक विशेषता है, कुछ खरीदने वाले बहुत सारे बेचने वाले, और इसमें एडवर्टीजमेंट का भी रोल होता है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं थी। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इजी आपका ये न्यूमेरिकल आया हुआ था। इसमें आपको प्राइवेट सेक्टर जो फैक्टर ये है फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्राइवेट सेक्टर का निकालना था। प्राइवेट सेक्टर में ऑपरेटिंग सरप्लस, रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मिक्सड इनकम ये सारी ऐड करनी थी। और मैंने आपको बता रखा था जो डिपार्टमेंटल एंड नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज की इनकम एंड सेविंग होती है वो माइनस करना था। तो 30 + 100 + 180 ये प्लस करना था। उसके बाद ये आ गया 310 माइनस करना था 5 करोड़ आपका जो ये प्रॉपर्टी एंटरप्राइजेज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की एंड नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज 5 करोड़ 5 करोड़ ये 10 करोड़ इसमें से क्या करने थे, माइनस करने थे। तो 300 इसका आंसर। अब जिसका 300 आंसर आया है उसका बिल्कुल ठीक है, ये 4 नंबर आपके इसमें पक्के हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट आर द मेयर ऑफ फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति के उपाय बताने हैं कि जब हमारी इकोनॉमी में महंगाई या फिर मंदी आ जाती है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो जाता है, उस टाइम पर फिस्कल पॉलिसी कैसे ये अपने रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और टैक्स का बताना था कि जब मंदी आ जाती है तो टैक्स रेट क्या कर देनी चाहिए, कम कर देनी चाहिए, एक्सपेंडिचर बढ़ा देना चाहिए। और जब तेज़ी आ जाती है, इन्फ्लेशन आ जाता है तो टैक्स को बढ़ा देना चाहिए और एक्सपेंडिचर कम कर देना चाहिए, ये आपको बताना था यहाँ पर। अब उसके बाद है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष के असंतुलित होने के कारण। बिल्कुल एक अलग से ये क्वेश्चन आपका बजट वाले में इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले में दे रखा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दे रखा है, जहाँ पर इकोनॉमिक जो कॉजेज़ हैं, पॉलिटिकल कॉजेज़ हैं, ये सारे आपने बताने थे कि किस तरीके से जब बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा यानी कि इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके बाद है राजस्व प्राप्ति, और अभी मैंने आपको ये बताया था शॉर्ट क्वेश्चन करवाते टाइम कि रेवेन्यू रिसिट एंड कैपिटल रिसिट में क्या डिफरेंस है। रेवेन्यू रिसिट वो होती है जहाँ पर गवर्नमेंट को कोई देता यानी कि कोई लाइबिलिटी नहीं होती और ना ही कोई असेट में कमी आती है, और कैपिटल रिसिट में क्या होती है, लाइबिलिटी भी होती हैं और एसेट भी कम होती है। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन व्हाट इज डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी और वृद्धि। अभी अभी मैंने आपको डायग्राम समझाया, मांग में कमी और वृद्धि, डिक्रीज एंड इंक्रीज की जब बात करते हैं तो डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस कॉन्स्टेंट रहेगा और डिमांड कर्व में शिफ्टिंग होनी थी। ठीक है, तो 6 नंबर के हिसाब से ये क्वेश्चन आपने करना था। उसके बाद है इसके अथवा में दे रखा है कि सेंट्रल बैंक क्या है और इसके फंक्शन, वही बैंकों का बैंक है, अपेक्स बैंक है, जनता के साथ इसका कोई सीधा संबंध नहीं है, सरकार का बैंक है, नोट जारी करना, ये इसके 5-6 आप जो फंक्शन है ये लिख सकते थे इसका मीनिंग बताकर। उसके बाद एकाधिकारी और एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों के बारे में मीनिंग बता के इन दोनों का आपने पॉइंट बनाकर डिफरेंस करना था। पॉइंट बनाकर जैसे विक्रेता और क्रेता बता दोगे, मोनोपोली में एक विक्रेता बाकी सारे क्रेता, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारे बेचने वाले बहुत सारे खरीदने वाले, इस तरीके से आपने बताना था। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इसके अथवा में दे रखा है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या और इसकी फीचर्स क्या हैं। तो इसकी फीचर्स हमने बतानी थी, बहुत सारे बेचने वाले बहुत सारे खरीदने वाले, और यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट की इंपॉर्टेंस होती है, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है साइज़ में इसमें। इस तरीके से हमें 6 यहाँ पर इसकी विशेषताएं बतानी थी। लास्ट क्वेश्चन आपका प्रोडक्ट मेथड इसमें बताना था, नेशनल इनकम को मेयर करने के लिए प्रोडक्ट मेथड जिसमें वैल्यू एडिशन और ये सब क्लियर किया हुआ था। या फिर अथवा में जो क्वेश्चन आया हुआ है कि नेशनल इनकम को जब हम एस्टिमेट करते हैं तो इसमें क्या शामिल नहीं करना चाहिए भाई, इलीगल एक्टिविटीज़ या फिर इंटरमीडिएट गुड्स है ये इसमें हम
माइनस कर देते हैं, इंक्लूड नहीं करते। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट थे कि सेकंड हैंड गुड हैं या फिर पुरानी वस्तुएं हैं या फिर इलीगल तरीके से जो सामान कमाया हुआ है या फिर कुछ भी इस तरीके से गिफ्ट उपहार या ट्रांसफ़र पेमेंट है, इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। तो ये बहुत सारे आपकी बुक में आप 22-23 पॉइंट ऐसे दे रखे हैं, तो इसमें से कोई 6 या 7 ही पॉइंट हमने करने थे। तो सेट ए, जिसका भी सेट ए था, आई होप जो मैंने अभी आपको समझाया है आप इसी तरीके से क्वेश्चन करके आए हैं तो आपके बहुत बढ़िया मार्क्स आने वाले हैं। प्लीज़ अपने एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए जो रह गए हैं, और अपना ये एनालिसिस कर लेना जिस तरीके से भी मैंने आपको बताया है। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन करके आए हैं तो आपके बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।